तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये सामने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। इन चार टॉपिक के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्द से लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए स्टोक्स लॉ। क्या डालेंगे? स्टोक्स लॉ। तो इसके पहले कुछ कमेंट्स के बारे में हम बता दें कि इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है, इलास्टिसिटी, इसको कुछ राइटर क्या लिखते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसको कि हमने चैप्टर ने इलास्टिसिटी में कवर कर लिया। अब इस समय जो चल रहा है चैप्टर वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या चल रहा है? ये इलास्टिसिटी का था। इस समय चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड में जो है हमारा लिक्विड और गैस दोनों होता है, मगर हम लोगों को लिक्विड के बारे में पढ़ना है। क्या होता है? लिक्विड एंड गैस। समझ में आ गया? तो ये हमारा दो पार्ट में कवर होगा। पहला पार्ट है फ्लो ऑफ लिक्विड और दूसरा पार्ट है सरफेस टेंशन। ये कौन सा? ये जो टॉपिक शुरू करेंगे किए हुए हैं, इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा। पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हम फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में और पार्ट 2 में सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर जी कौन सा चैप्टर चला रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है अब क्लियर हो गया होगा। तो हेडिंग डालिए स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये हमारा कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई स्फीयर हमने ए रेडियस का इसमें क्या कर दिया? गिरा दिया। कितना रेडियस है? उसके सेंटर से रेडियस कितनी है? ए। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि इस पर एक विस्कस फोर्स इसके द्वारा एक्ट करेगा, जिसका अमाउंट किसके द्वारा गिवन होगा? F = 6 पाई ईटा और इसका रेडियस इंटू VT। ये T क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। ये वो वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता। तो मान लिया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी T से अब नीचे गिरना, ये तब तक नहीं आएगा विस्कस फोर्स जब तक वो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना नहीं शुरू करेगा। क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो शुरू में उसकी स्पीड बढ़ती है, मगर ये अपोजिंग फोर्स जो कि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसके लगने वाले नेट फोर्स को क्या कर देता है? जीरो कर देता है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी VT हो, इस बॉल की रेडियस उसकी A हो, तो उस पर कितना विस्कस फोर्स कार्य करेगा? तो इसको नाम दिया गया विस्कस फोर्स। अपोजिंग फोर्स है जो इसके मोशन को क्या करेगा? बॉल के मूवमेंट को रोकेगा। विस्कस फोर्स। तो इस फार्मूले को ही कहते हैं स्टोक्स लॉ। कोई इतना बड़ा सा लॉ नहीं है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। इसी फार्मूले को क्या कहते हैं? स्टोक्स लॉ। यहाँ पर सबकी मीनिंग लिख लीजिए। वेयर 6 को तो जानते हैं, कांस्टेंट है। पाई, ये भी कांस्टेंट। ईटा नहीं जानते हैं तो ईटा लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। वीटी क्या है, वीटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी which is called टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और सिंबल क्या यूज होगा, वीटी। अब अगला हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। क्या होता है, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी तरह का ये फ्लूइड के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। तो क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए भाई, अपोजिंग फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले ये हमने एक कोई लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड में एक बॉल को क्या कर दिया, गिरा दिया। कितना रेडियस का है, ए रेडियस का है। तो इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसको हमको शो करना। तो पहला तो इसका वेट होगा जो कि किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट इक्वल टू mg, कि अगर इसका मास कितना हो, m हो, तो mg जो है किधर काम करेगा, नीचे की ओर। इस पर इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड के अंदर में मूव कर रहा है, मान लिया इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वो है सिग्मा, और इसकी डेंसिटी क्या है, रो। जो बॉल की डेंसिटी है वो रो है। तो लेट रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द बॉल। और सिग्मा क्या है, ये आधा ना जैसा लिखा हुआ है, सब ग्रीक लेटर्स है, इसको ध्यान रखिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ए क्या है, रेडियस ऑफ बॉल। ये कोई ए रेडियस का बॉल है जो कि इस फ्लूइड में क्या कर रहा है, गिर रहा है। ये हमने लिक्विड बना दिया, इसकी डेंसिटी हमने क्या मान लिया, सिग्मा। ये स्मॉल सिग्मा है, दिस इज स्मॉल सिग्मा और दिस इज कैपिटल सिग्मा। अब इस पे जो अब थ्रस्ट फोर्स काम करेगा, वो अब थ्रस्ट फोर्स किधर काम करेगा, ये लिक्विड का ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स। और एक और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, वो क्या होगा, वो होगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हम यहाँ F लिख देते हैं, ठीक है। F क्या है, विस्कस फोर्स।
F इक्वल टू विस्कस फोर्स। तो अपथ्रस्ट फोर्स ये ऊपर की ओर और विस्कस फोर्स ऊपर की ओर। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी vt से मूव करेगा, मान लिया कि उसका वैल्यू हमने सिंबल में vt के द्वारा शो किया है, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी vt से मूव करेगा, उस केस में जो ऊपर की ओर लगने वाले बल है नीचे की ओर लगने वाले बल के इक्वल होंगे। तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी vt, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी vt, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से अब ये मूव करेगा। तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी vt क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन एक्ट कर रहे हैं, डाउन में इसका वेट mg, वेट ऑफ द बॉल, और ये अपवर्ड में कौन कौन काम कर रहा है, F प्लस अप थ्रस्ट फोर्स, F प्लस अप थ्रस्ट फोर्स। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तो मूव कैसे करेगा। तो जब भी अपोजिंग फोर्स इक्वल हो जाते हैं उस केस में या तो बॉडी रेस्ट में होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, क्योंकि फोर्स लगने के लिए क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। तो या तो v 0 हो या v कांस्टेंट हो, तो जनरलाइज फार्मूला कांस्टेंट। ये जब कांस्टेंट हो जाता है उस वक्त क्या होता है, फोर्स अपवर्ड वाला और डाउनवर्ड दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इनको फार्मूला निकालिए, mg इक्वल टू f का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा स्टोक्स लॉ से, कितना होगा 6 पाई ईटा, और रेडियस इसका हमने a ही माना है, और टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है vt प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ये जो बॉल है जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस डिस्प्लेस्ड वाटर का भार यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं डिस्प्लेस्ड का वाटर का जो मास है वो m डैश है, और कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है इतना ही वाटर ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जो डिस्प्लेस करेगा उसका मास हमने क्या मान लिया, m, और इंटू जी। यहाँ m डैश नया सिंबल आया है तो उसको लिख दीजिए, वेयर m क्या है, मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल, और m डैश क्या है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार उसको रिपीट करिए, फिर भी समझ में नहीं आए थोड़ा सा बुक का भी हेल्प लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सर लोगों को जो है डायरेक्शन के रूप में यूज़ कीजिए, तो डायरेक्शन के रूप में यूज़ करके वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता थोड़ी सी बुक का हेल्प लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब तैयार करते चलिए। तो एम क्या हो गया, मास ऑफ द बॉल, एम डैश क्या है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड, स्पेलिंग आप लोग को आता होगा, ये थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रही है, तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। आवाज़ से आप लोग क्लियर कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। तो एम क्या है, मास ऑफ द बॉल, एम डैश क्या है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या होगा, बाहर हटेगा। तो इसका वॉल्यूम, तो इसका मास निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब एम और एम डैश की वैल्यू निकालते हैं।
तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या है फार्मूला। तो सेज मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर ये m के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू इसकी डेंसिटी, देखिए बॉल की डेंसिटी कितना माना हूं, रो, वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई और इसका रेडियस a क्यूब। तो ये हो गया मास ऑफ द बॉल एंड मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर m डैश इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है रो, सिग्मा नहीं यूज करेंगे क्योंकि अब हमें निकालना है डिस्प्लेस्ड वाटर का मास। तो जब मास वाटर का निकालेंगे तो डेंसिटी किसका लेंगे, वाटर का, बॉल का नहीं लेंगे। तो सिग्मा और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, और कितना वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। कोई भी चीज किसी चीज में डुबाते हैं तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतने ही वॉल्यूम का वाटर क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। तो हमने m और m डैश की वैल्यू निकाल ली। इस वैल्यू को कहां पुट कर देना है, यहां पे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड m डैश वी गेट putting m and m dash in equation 1 we get, क्या पाएंगे, we get, ये सब ठीक कर लीजिए, we get, जो मिलेगा उसको लिखिए। m की वैल्यू हमने लिख दिया, m की वैल्यू क्या है, रो इंटू 4/3 पाई a क्यूब इंटू जी इक्वल टू 6 पाई ईटा, ये ईटा पत्थर ग्रीक लेटर a इंटू वी टी प्लस m डैश की वैल्यू सिग्मा 4/3 पाई a क्यू, और क्या है इंटू, तो m डैश की वैल्यू इंटू जी। हमें निकालना क्या है, इस वीटी को निकालना है। किसको निकालना है, ये वीटी। तो जिसका फार्मूला बनाना होता है उसको एक साइड में हम लोग कर लेते हैं, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो हम इसको राइट में रखते हैं, बाकी लोगों को इधर लेके आ जाते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये वाला चीज़ जो है वो कॉमन है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। तो पहले जो कॉमन चीज़ है उसको लिख लेते हैं। क्या चीज़ कॉमन है, 4/3 पाई a क्यूब इंटू जी, इतना तो कॉमन हो गया। बचा क्या इसका, रो, और इधर से ये आया तो क्या बचा, माइनस सिग्मा, प्लस था इधर आया तो माइनस। राइट में क्या बचा, 6 पाई ईटा a वी टी। अब केवल इसी को तो निकालना है, तो इससे डिवाइड कर दिया। देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vt को यहीं रखा, बाकी ये इधर आ गया तो आ जाएगा, कुछ कट रहा है ये देखिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, पाई से पाई मर गया, ठीक है। और क्या बचा, और कुछ, ये a है और ये a स्क्वायर हो जाएगा। इस a से जब कटेगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कटाने का कोई रूल तो है नहीं। तो इसमें जो a स्क्वायर बचेगा
उसको लिख लेते हैं। अब जो बचा वी टी को यहीं रखिए, इसको क्या आ जाएगा 2/9, ये 3 3 जा 9, ए से इसका ये मर गया, क्या बचा ए स्क्वायर इंटू जी, तो जी को बाद में लिख लेंगे रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और ए क्यूब में से ये ए जो है कट गया तो क्या बचा ए स्क्वायर। तो ये फाइनल फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमारा मिल गया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, दिस इम्प्लाई दैट ये जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ए स्क्वायर। बॉल की जो रेडियस ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी है। रो क्या है डेंसिटी ऑफ द बॉल, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो उस केस में तो यहाँ से ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का जो टॉपिक था वो फिनिश्ड हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और इस फार्मूले को याद रखिए। अगर ए दिया हो, रो दिया हो, सिग्मा दिया हो तो हम इस टर्मिनल वेलोसिटी उस बॉल के लिए निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हमने कहा था कि फ्लो ऑफ लिक्विड चैप्टर में हम लोग कैसा लिक्विड लेंगे आइडियल लिक्विड लेंगे, और कैसा फ्लो लेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये क्या बोलता है कि अगर ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो यूनिफॉर्म ना हो, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इस तरह से यहाँ पर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है, मान लेते हैं इसका A1 है, यहाँ क्रॉस सेक्शन कितना है A2 है, ये वाला जो एंड है वो P है, इस वाले एंड का नाम रख रहे हैं हम Q। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से लिक्विड एंटर करेगा तो किसी वेलोसिटी से एंटर करेगा, तो मान लिया उसकी वेलोसिटी क्या है v1। यहाँ पर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो फॉर ए streamline flow, streamline flow of an ideal liquid, for a streamline flow of an ideal liquid, the product of area of cross section and velocity of flow of liquid always remains constant. At each point, velocity of flow of liquid at each point
at each point always remains constant, always remains constant. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो और वहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी v हो तो दैट विल बी द कांस्टेंट। इस लॉ को ही क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि कैसे ये हो गया। ये होता है भाई, कैसे होता है? तो प्रूफ लिखिए। तो प्रूफ में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर है, और ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है। अगर इसकी एरिया a हो और इसकी हाइट h हो तो एरिया और हाइट को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है। तो नोट कहीं लिख लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट कर लेंगे। तो अब देखना चाहते हैं कि एक सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वाटर। तो एक सेकेंड में वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यूनिट सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? उसकी स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर v1 जो है वो एक सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस है। कहाँ पर? इस वाले एंड P पर। तो एक सेकेंड में कितना वाटर अंदर एंटर करेगा? तो मास ऑफ दी मान लिया इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। तो यहां लिखिए मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर एंटरिंग थ्रू द एंड P। कितना आएगा? मास ऑफ द वाटर एंटरिंग थ्रू द एंड P इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? v1। और एरिया कितना है? a1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड में हमारा वॉल्यूम मिलेगा। अब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? उसका एरिया और एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? v1। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला बताया था कि अगर एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो यहाँ जो हाइट है क्या है? वो v1 है। कितना? एक सेकेंड में कवर डिस्टेंस। तो ये हो गया मास ऑफ द वाटर। वाटर की जगह आप लिक्विड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास ऑफ द लिक्विड, लिक्विड ही लिख लीजिए, वाटर ना लिखिए। मास ऑफ द लिक्विड, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं। तो मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग थ्रू द एंड P इन 1 सेकेंड इक्वल टू रो इंटू ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है? एक सेकेंड का वॉल्यूम है। यानी एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम का लिक्विड जो है वो एंटर करेगा। अब निकालिए। एंड मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड कमिंग फ्रॉम द एंड, कौन सा एंड है ये? Q। कमिंग फ्रॉम द एंड Q इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? डेंसिटी
यहाँ भी डेंसिटी, वही लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, एरिया है यहाँ पर A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी V2, यानी इतना मास 1 सेकंड में यहाँ से बाहर निकलेगा और इतना मास यहाँ से अंदर। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि जितना मास जो है अंदर एंटर किया उतना ही बाहर निकलना चाहिए, बट बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लिखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। देख ले वीडियो ऑन है, नहीं तो पता चला कि पूरा लेक्चर हो गया तो वीडियो ऑन ही नहीं है। ऑन है भैया, ऑन है। ओके ओके, सुनाई दे रहा है आप लोगों को, हमने चेक कर लिया भाई। नहीं तो एक बार ऐसे ही हुआ, मैं 1.5 घंटे वीडियो बनाया और वीडियो हमने ऑन ही नहीं किया था। बहुत दिक्कत हुई उस दिन। आप लोगों के लिए बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग, कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग तो समझते होंगे कि कुछ मेहनत नहीं है। आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोगों को सुविधा रहे, ठीक है। तो क्या, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, mass of liquid entering through end P must be equal to mass of the water, mass of the liquid coming out, mass of the liquid coming out from end Q। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। कितना है, रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2। ये अपने से नहीं हुआ, ये है मास जो एंटर कर रहा था और ये मास है जो कि बाहर निकल रहा था। तब रो से रो मर गया, बचा क्या, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया था। उन दोनों पॉइंट पर क्या देखा कि अगर एक पॉइंट P कंसीडर करें तो इस पॉइंट पर A1 और B1 का प्रोडक्ट क्या मिला, कांस्टेंट। और यहाँ पर भी क्या मिला, A2 और B2 का प्रोडक्ट क्या मिला, कांस्टेंट। यानी दोनों वैल्यू सेम मिली, इसलिए इसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। इसी प्रकार अगर कोई और पॉइंट ले लेंगे, R पॉइंट ले लेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी द, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी रिजल्ट को आगे हम क्या कर सकते हैं, इंप्लाई दैट एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट हेडिंग है बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। लिख लिया, जल्द से लिखिए, बर्नौलीज थ्योरम। सॉरी, बर्नौलीज थ्योरम। ये भी कैसे लिक्विड के लिए होगा, आइडियल लिक्विड के लिए होगा। फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। उसी केस में ये बर्नौलीज साहब ने एक थ्योरम दिया जिसको कि कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ये चौथा और लास्ट टॉपिक आज का
कवर होने जा रहा है और इसी के साथ ये लेक्चर हमारा फिनिश्ड हो जाएगा और हमारा पार्ट फर्स्ट भी फिनिश्ड हो जाएगा। तो पहले इसमें डायग्राम बनाइए। ये हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया जिसकी एरिया कितनी है A1 और एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला हमने बना लिया और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये बना लिया A2। A2 की वैल्यू क्या है, छोटी है A1 से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखा कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर एरिया क्या होगा, यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं कि मान लो कि वेलोसिटी v2 है और यहाँ से जो वाटर एंटर कर रहा था उसकी वेलोसिटी जो है हमने v1, तो इस v2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन v1 बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर एक्ट करेगा। मान लिया एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर P1 है, ये एंड का नाम हमने P रखा, इस एंड का नाम Q रखा। इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी हमने रो मान लिया, जो भी लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है। यहाँ पर प्रेशर ऐसे काम करेगा और यहाँ पर प्रेशर एक बाहर से काम करेगा जिसके अपोज में ये वाटर क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर मान लिया कि वो P2 है, ठीक है। तो पहले इस प्रेशर द्वारा वर्क जो है कितना होगा, प्रेशर फोर्स के द्वारा। तो अगर एरिया पता है, प्रेशर पता है, तो प्रेशर फोर्स निकाल सकते हैं। प्रेशर फोर्स पहले निकालिए, प्रेशर फोर्स, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को लिख देंगे। प्रेशर फोर्स एट P इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। तो अगर F निकालें, प्रेशर फोर्स को निकालें, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। इस फार्मूले को यूज करके, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पता है और एरिया पता है, तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1, P1 इंटू A1। अब एक सेकेंड में इस प्रेशर फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा, एंड प्रेशर फोर्स एट Q लिख लीजिए इसी के साथ। प्रेशर फोर्स एट Q इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर क्या है, P2 और यहाँ एरिया कितनी है, A2। तो यहाँ पर वर्क जो है, ये वाला जो प्रेशर है लिक्विड के ऊपर वर्क करेगा और यहाँ वाले पे क्या होगा, लिक्विड वर्क करेगा। यहाँ पर हम लिक्विड पर करेंगे और ये लिक्विड क्या करेगा, वर्क करेगा। जब वर्क करेगा तो बाहर निकलेगा। तो वर्क डन इन 1 सेकेंड बाय प्रेशर फोर्स एट एंड P कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, V1, क्योंकि वेलोसिटी का डेफिनेशन है कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पता हो, फोर्स पता हो, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 सेकेंड में वर्क कितना हो जाएगा, ये प्रेशर फोर्स कितना है, P1 A1 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है वाटर का, V1। तो वर्क डन ऑन लिक्विड, यहाँ ऑन सब जोड़ना जरूरी है। वर्क डन ऑन लिक्विड, ठीक है, ये वर्ड जरूर जोड़िए
क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन ऑन लिक्विड इन 1 सेकेंड बाई प्रेशर फोर्स एट एंड पी इक्वल टू P1A1 इंटू P1, इक्वेशन नंबर 1। एंड वर्क डन बाय द लिक्विड, अब ऑन नहीं है, लिक्विड की तरह वर्क होगा। यहां जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, वर्क लिक्विड के द्वारा होगा। यहां लिक्विड पर वर्क करेंगे हम, तो वर्क डन बाय द लिक्विड इन 1 सेकेंड बाय द प्रेशर, बाय प्रेशर फोर्स एट Q। क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा लग रहा है कितना, P2 इंटू A2, ये हो गया P2 इंटू A2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेकेंड में, V2, तो ये हो गया V2, इक्वेशन नंबर 2। तो नेट वर्क डन ऑन लिक्विड क्या हो जाएगा, दिस वर्क माइनस दिस वर्क, देयरफॉर net work done on liquid क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वर्क डन ऑन द लिक्विड P1A1 इंटू V1 माइनस ये जो लिक्विड ने वर्क किया तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये भी अगर ऑन होता तो दोनों जुड़ जाते, मगर ये लिक्विड कर ले तो इतना काम घट जाएगा। P2A2 इंटू V2, इक्वेशन नंबर 3। बाकी सब की जरूरत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। लिख लिया सभी ने, अमित पांडे मेहनत करो, थोड़ा सा बुक भी पढ़ लिया करो। नेट वर्क डन ऑन लिक्विड हो गया। अब देखिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जगह बनाता हूं। W इक्वल टू आ गया है P1, आप लोग ना लिखिएगा, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, माइनस P2A2 V2, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें इस डायग्राम में कुछ कंप्लीट करना है। तो ये हमारा अर्थ लेवल है, क्या है, अर्थ लेवल। अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस से इसकी जो एंड की हाइट है वो कितनी है, इसकी जो हाइट है, मान लेते हैं ये हाइट h1 है, इस एंड की जो हाइट है उसकी हाइट हम h2 मान लेते हैं। तो देख रहे हैं डायग्राम में h2 की वैल्यू क्या है, कम है h1 से, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा वाटर का, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा एरिया कम है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा है तो हाफ mv², यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी एट एंड P एट एंड P कितना हो जाएगा, mgh, तो m मास को क्या लिखेंगे,
A1 इंटू V1, ये हो गया मास, और mgh ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया। तो mgh, ये g और हाइट कितनी है h1, हाइट कितनी है h1। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंड p कितना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एंड क्यू कितना हो जाएगा, ये पहले वॉल्यूम निकाला A2 इंटू V2 और इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ का ये मास निकल गया और इसकी हाइट कितनी है h2। तो रो जी एच हमने प्रेशर का फार्मूला बताया था, mgh m हो गया, g हो गया और हाइट हो गई h2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना हुआ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है। तो कितना कमी हुई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देख लीजिए कौन ज़्यादा है, H2 की वैल्यू कम है, H1 क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कितना हुआ लॉस, क्योंकि यहाँ से आने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। तो A1 V1 रो G H1 माइनस A2 V2 रो G H2, ये ज़्यादा वाले में से इसको माइनस कर दिया, ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में देखिए, काइनेटिक एनर्जी नाउ, काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई डॉट लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पी क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका मास हम क्या मान लेते हैं, मास मान लीजिए m है, m और वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी एट क्यू क्या हो जाएगा, हाफ m, यहाँ पर मास जितना मास यहाँ से एंटर करेगा वही मास इधर निकलेगा, तो m v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये A1 V1 रो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मास mgh1 माइनस ये क्या हो जाएगा mg, इसकी वैल्यू हो गई मास इंटू h2। ठीक है, कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। तो ये दोनों मास क्या होंगे, ये जो मास आ रही है यहाँ और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी।
तो काइनेटिक एनर्जी हमने P पर देख लिया हाफ एम v1², यहाँ पर Q पर हाफ एम v2²। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो यहाँ v1 की वैल्यू क्या है? कम है। यहाँ पर v2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ बढ़ गई है। तो इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस था, काइनेटिक एनर्जी में इनक्रीज। Therefore, increase in kinetic energy कितना मिल जाएगा? कहाँ पे ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, तो हाफ एम v2² माइनस हाफ एम v1²। मिला? दोनों में कॉमन क्या है? हाफ एम v2² माइनस v1²। तो काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी में इतना लॉस होता है, तो कोई पूछे कि टोटल एनर्जी कितनी इंक्रीज की, तो दिस इंक्रीज वैल्यू माइनस लॉस वैल्यू, तो निकालिए। देयरफॉर टोटल इंक्रीज इन एनर्जी लिख लिया। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी और इसकी, लॉस वाले की, ये लॉस वाला, इतनी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इतना रख लिया। देयरफॉर इंक्रीज इन टोटल एनर्जी, ना तो काइनेटिक ना तो पोटेंशियल, टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? इंक्रीज इन टोटल एनर्जी। E इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2² माइनस v1² माइनस ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है एम जी h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। ठीक है, ओके। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये जो टोटल एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो वर्क डन के इक्वल होना चाहिए। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जल्दी से लिखिए, और 2 लाइन उसके बाद ये खत्म। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? W इक्वल टू ई, जितना वर्क करेंगे उतना ही उसके एनर्जी में वृद्धि होगी। तो वर्क डन हम लोगों ने क्या निकाला है? P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इक्वल टू, ये जो वर्क डन ई की वैल्यू कितनी आई है? हाफ एम v2² माइनस v1² माइनस एम जी h1 माइनस h2। मिल गया? अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या जानते हैं? a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी P1 A1 V1 माइनस P2, और ये A2 V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 V1 के, क्यों होगी अभी नीचे लिख देंगे। हाफ एम v2² माइनस v1² माइनस एम जी h1 माइनस h2। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाई
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या जानते हैं? A1 B1 की वैल्यू जो होती है A2 B2 के इक्वल होती है, यानी इस पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ A2 एंड B2 एट Q। तो इसलिए हमने A2 B2 की जगह क्या रख दिया? A1 B1। और दोनों में कॉमन क्या हो गया? P1 A1 B1 कॉमन हो गया, A1 B1 कॉमन हो गया, A1 B1 कॉमन। A1 B1 कॉमन कर लिया तो कितना आ जाएगा? A1 B1 P1 माइनस P2 लेफ्ट में। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये कितना बचा? हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। ठीक है, अब इस यूनिट मास को निकालना है। ये यूनिट मास का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये A1 B1 क्या है? इक्वेशन को डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर स्टार डाल देते हैं। यहाँ पर लिखिए सिंस मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मास इक्वल टू होता है, क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी यहाँ क्या है? रो। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड। तो ये हो गया रो A1 V1, रो A1 V1। तो यूनिट मास की वैल्यू कितनी आ गई? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ओके, देखते हैं।